ठीक है, द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a built up beam shown in figure. A built up beam shown in figure is simply supported at its end. Is simply supported at its ends. Compute its length. Compute its length. Given that ये आपका पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बिल्डअप बीम सोन इन फिगर। ठीक है, बीम का क्रॉस सेक्शन दे दिया गया है, दैट इज द आई क्रॉस सेक्शन इज सिंपली सपोर्टेड एट इट्स एंड। ठीक है, एक कोई बीम है, ठीक है, और उसको क्या किया गया, उसके एंड्स पे सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, compute its length given that when is subjected to a load of 40 kilonewton per meter it deflects by 1 centimeter। ठीक है,
इस बीम की लेंथ फाइंड आउट करनी है जब इस पे लोड कितना लग रहा है 40 किलो न्यूटन पर मीटर का लग रहा है और इसमें डिफ्लेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर का। ठीक है, इट मींस एक कोई बीम है उस पे यूडीएल लग रहा है और डिफ्लेक्शन कितना है 1 सेंटीमीटर का है और वो बीम क्या है सिंपली सपोर्टेड। तो यहां से डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको सबसे पहले बात। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड आउट द सेफ लोड if this beam is used as a column with both ends are fixed। ठीक है, हम लोग को सेफ लोड फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब आपका बीम जो है वो एज अ कॉलम यूज हो और कॉलम की कंडीशन क्या दी हुई है, दोनों एंड्स क्या है फिक्स्ड है। ठीक है, अज्यूम ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ 4। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना अज्यूम करना है 4 और आइलर्स फॉर्मूला यूज करना है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ फाइंड आउट करना है कि इस पर्टिकुलर कॉलम की लेंथ कितनी होगी। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलम की या बीम की जो भी है उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या फाइंड आउट याद होना चाहिए, दैट इज द डिफ्लेक्शन। क्लियर, तो इसका सॉल्यूशन देखो, गिवन वैल्यूज क्या क्या हमारे पास, गिवन वैल्यूज है हमारे पास, दैट इज द डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, यूडीएल की वैल्यू दी हुई है दैट इज 40 किलो न्यूटन पर मीटर, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दी हुई है 4। ठीक है, ई की वैल्यू दी है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई की वैल्यू नहीं दी हुई है, डिफ्लेक्शन में भी हमको आई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और आपकी जब हम लोग सेफ लोड निकालेंगे तो वहां पे भी हमको क्या जरूरत पड़ेगी, आई की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इस आई सेक्शन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आई इज इक्वल टू, सिमेट्रिकल आई सेक्शन है तो एक कंप्लीट, ठीक है, रेक्टेंगल में से ये दोनों पार्ट माइनस कर दो। ठीक है, तो एक आई पता चल जाएगा इसका, तो आई क्या होगा, दैट इज 30 इंटू ओवरऑल डेप्थ है 110 12 क्यूब माइनस, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 28 इंटू 100, 28 इंटू 100 क्यूब बाई 12। ठीक है, ये हो जाएगा आई और इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 994166 सेंटीमीटर पावर 4, मीटर में कन्वर्ट कर लो दैट इज 99.41 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर पावर 4। ये हो गई आई की वैल्यू। ठीक है, ई की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लिए। नाउ डिफ्लेक्शन, तो डिफ्लेक्शन फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम carries UDL, is given by delta is equal to 5 upon 384 WL power 4 upon EI। ठीक है, 5 by 384 WL power 4 upon EI is the deflection। ठीक है, अब यहाँ से L की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, डेल्टा दिया हुआ है, W की वैल्यू गिवन है, E की वैल्यू गिवन है, I की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको पुट करो, तो डिफ्लेक्शन सारी वैल्यूज मीटर के फॉर्म में पुट करो, तो यहाँ से डिफ्लेक्शन कितना है 0.01 5 upon 384 इंटू 40 इंटू एल पावर 4 अपॉन ई की वैल्यू है आपकी 210 गीगा न्यूटन है, तो न्यूटन में कन्वर्ट कर लो दैट इज 10 पावर 9, 10 पावर 9 इंटू 99.41 इंटू 10 पावर माइनस 4। क्लियर, अब यहां से हम लोग एल पावर 4 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो एल पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी 0.01 इंटू 384। ठीक है, 0.01 384 इंटू 210 इंटू 10 पावर 9, 10 इंटू 10 पावर 9 इंटू आई दैट इज 99.41 इंटू 10 पावर माइनस 4
-4 अपॉन 5 इंटू 40, 5 इंटू 40, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन में कन्वर्ट किया हो ई को, तो यहाँ पे लोड को भी कन्वर्ट कर लो, तो 10⁻³ और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज 40 इंटू 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ से L⁴ की वैल्यू आएगी आपकी दैट इज 40,089.0496, ठीक है। यहाँ से L की वैल्यू आ जाएगी आपकी 14.15 मीटर। क्लियर? तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 14.15 मीटर। तो हम लोगों को लेंथ पता चल गया, तो ये क्या होगा आपका? लेंथ ऑफ बीम होगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी आपकी? लेंथ ऑफ बीम होगी। क्लियर? अब हम बीम को क्या कर रहे हैं? कॉलम के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अब बीम हमारा क्या हो जा रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज अ कॉलम बिहेव कर रहा है, और कॉलम की कंडीशन क्या है? L इज इक्वल टू, कॉलम की कंडीशन क्या है आपकी? बोथ एंड फिक्स्ड। तो बोथ एंड अगर फिक्स्ड है, ठीक है, फॉर बोथ एंड फिक्स्ड कंडीशन, फॉर बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, the equivalent length is given by, the equivalent length is given by LE is equal to L by 2। LE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L by 2 हो जाएगी। तो यहाँ से 14.15 by 2 that is 7.07 मीटर, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंथ की कितनी आ गई वैल्यू? दैट इज 7.07 मीटर। नाउ यहाँ से हम लोग आइलर्स लोड फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइलर्स लोड कितना हमारा? आइलर्स लोड कितना हमारा? दैट इज पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, आइलर्स लोड में आई की वैल्यू क्या होती थी? आई की वैल्यू मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग लेते थे, ठीक है। क्या लेते थे? मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे हम लोगों को अभी जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए हैं, अभी जो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किए हैं, वो कौन सा था? दैट इज द आई एक्स एक्स। ये क्या था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम लोग फाइंड आउट किए थे? दैट इज आई एक्स एक्स, ठीक है। ये क्या था? आई एक्स एक्स था, ठीक है। नाउ अब हम लोग अगर आई वाई वाई फाइंड आउट करें, ठीक है, अब हम लोग क्या फाइंड आउट करें? आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे, तब तो पता चलेगा कि दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, और उस वैल्यू को हम लोग आइलर्स इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आई एक्स एक्स की वैल्यू आ रही थी हमारी 99.41 इंटू 10⁻⁴ m पावर 4। नाउ आई वाई वाई निकालोगे, आई वाई वाई की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, आई वाई वाई निकालो, तो दैट इज आएगा 2 इंटू 5 इंटू 30 का होल क्यूब बाई 12 प्लस 100 इंटू 2 क्यूब बाई 12, ठीक है। और ये वैल्यू आपकी आ रही है 22567 सेंटीमीटर पावर 4, और मीटर के फॉर्म में 2.2567 इंटू 10⁻⁴ एम पे पावर 4, ठीक है। तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई निकाल लिए, तो यहाँ से आई मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? दैट इज 2.2567 इंटू 10⁻⁴ एम पावर 4। अब इस मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग क्या करेंगे? अपने
आइलर्स फॉर्मूला में यूज करेंगे। तो यहाँ से आइलर्स लोड आ जाएगा आपका पाई स्क्वायर, ई की वैल्यू है 210 इंटू 10⁹ आई की वैल्यू हो जाएगी 2.2567 इंटू 10⁻⁻⁴ और एल ई स्क्वायर, एल ई की वैल्यू है 7.07 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा, क्या आएगा, आइलर्स लोड, और इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 9330 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ठीक है, और किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज 9333 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारी आइलर्स लोड की वैल्यू आ गई। क्लियर? ठीक है, तो जब भी आइलर्स लोड निकालोगे तो ये चीज ध्यान रखना कि हम लोगों को मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों कैलकुलेट करके ही आप निकाल पाओगे। ठीक है, नाउ अब हमसे पूछा गया था सेफ लोड। तो सेफ लोड का फॉर्मूला हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सेफ लोड इज इक्वल टू बकलिंग लोड। तो यहाँ पे बकलिंग लोड क्या है, P अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितने दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो 9330 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2332.5 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग सेफ लोड भी कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग से देख लो। क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक कोई बीम दिया हुआ है, ठीक है, जो सिंपली सपोर्टेड है। हम लोगों को सबसे पहले बीम की लेंथ फाइंड आउट करनी है, उस पे यूडीएल दिया हुआ है और डिफ्लेक्शन दिया हुआ है। और सिंपली सपोर्टेड बीम पे डिफ्लेक्शन कितना होता है, 5/384 WL⁴/EI। क्लियर? तो डिफ्लेक्शन निकाल लिए, डिफ्लेक्शन से हम लोग लेंथ निकाल लिए। लेंथ निकालने के बाद हम लोग को नेक्स्ट चीज क्या कैलकुलेट करनी थी, सेफ लोड कैलकुलेट करना था कॉलम का। तो बीम को क्या कर रहे हैं हम लोग, कॉलम में कन्वर्ट कर रहे हैं, और कंडीशन क्या दी हुई है, बोथ एंड फिक्स्ड। दोनों एंड क्या है, फिक्स्ड। तो दोनों एंड फिक्स्ड है, तो हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड आउट करेंगे। इक्विवेलेंट लेंथ फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, लोड फाइंड आउट करेंगे। लेकिन लोड में क्या है कि लोड का जो फॉर्मूला है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, यहाँ पे आई क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अभी हम लोग क्या फाइंड आउट किए थे, एक एक्सिस के अबाउट फाइंड आउट किए थे, दैट इज आई वाई वाई, आई एक्स एक्स। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, आई वाई वाई फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि सर पहले हम लोगों ने आई एक्स एक्स लिया था, फिर हम लोगों ने आई वाई वाई ले सकते थे पर्टिकुलर, जब हम लोग को डिफ्लेक्शन निकालना था। ठीक है, तो जब भी डिफ्लेक्शन हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलते हैं, और जब हम लोग आइलर्स फॉर्मूला का यूज करते हैं तो यहाँ पे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर P की वैल्यू निकालेंगे, और P की वैल्यू निकालने के बाद हम लोग सेफ लोड कैलकुलेट किए। क्लियर? ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डिफरेंट एंड कंडीशंस पे ही है। अ बार ऑफ लेंथ 4 मीटर, ऑफ लेंथ 4 मीटर when used
ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बार ऑफ लेंथ 4 मीटर व्हेन यूज्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, एक कोई बार है 4 मीटर का जिसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड बीम एज अ यूज कर रहे हैं और उस पे यूडीएल लगा है 30 किलोमीटर पर मीटर का। ठीक है, पूरे स्पैन पे, और डिफ्लेक्ट कितना कर रहा है 15 mm एट सेंटर। क्लियर। हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करना है जब वो बार एज अ कॉलम बिहेव करेगा, और तीन कंडीशंस आपके पास दी। ठीक है, तीन कंडीशंस हमारे पास दी हुई हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली हमारे पास ई की वैल्यू गिवन नहीं है और आई की वैल्यू नहीं गिवन है। ई की नहीं गिवन है और आई भी नहीं गिवन है, और हमारे पास क्रॉस सेक्शन का कोई डायमेंशन भी नहीं गिवन है। अगर क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन गिवन होता तो हम लोग ई आई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन वो कोई नहीं दिया और कोई भी मटेरियल नहीं प्रोवाइड है कि उस मटेरियल का हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकें। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, EI फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो देखो गिवन क्या क्या है चीजें हमारे पास, गिवन लेंथ दिया हुआ दैट इज 4 मीटर, यूडीएल दिया हुआ है दैट इज 30 किलोन्यूटन पर मीटर, डिफ्लेक्शन डेल्टा की वैल्यू दी हुई है 15 मीटर 15 mm। क्लियर। ठीक है, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, 30 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर, और डिफ्लेक्शन को कन्वर्ट कर लो मीटर के फॉर्म में। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सपोर्टेड का केस है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज डिफ्लेक्शन क्या होगा आपका, अभी लास्ट क्वेश्चन में किया, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 5 WL⁴ अपॉन 384 EI। ठीक है, यहाँ से EI की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और सारी वैल्यूज पुट करो, दैट इज डेल्टा कितना है 0.051, 5 W की वैल्यू 30 इंटू 10⁻³, L की वैल्यू 4 पे पावर 4, ठीक है, अपॉन 384 इंटू EI, और EI इज गिवन बाय 0.015 इंटू 384 अपॉन 5 इंटू 30 इंटू 10⁻³ इंटू 4 पे पावर 4। नाउ EI की वैल्यू कैलकुलेट करो तो ये आएगी 6.67 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो EI की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। नाउ अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिफरेंट एंड कंडीशंस पे हमारा आइलर्स लोड कितना आ रहा है। तो सबसे पहला हमारा जो कंडीशन था, सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारा, द फर्स्ट इज बोथ एंड्स आर पिन जॉइंटेड, इट मींस हिंज कंडीशन है, बोथ एंड हिंज है, बोथ एंड्स आर हिंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू कितनी होती है, L के इक्वल हो जाती है, दैट इज 4 मीटर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो P आइलर्स क्या हो जाएगा आपका, P आइलर हो जाएगा पाई स्क्वायर EI अपॉन LE का होल स्क्वायर। पाई स्क्वायर EI की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻6 अपॉन 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ से P आइलर की वैल्यू आ जाएगी फॉर बोथ एंड हिंज कंडीशन, दैट इज 4108 न्यूटन। ठीक है, और इसको किलो न्यूटन में कर लो, दैट इज 4108 किलो न्यूटन आएगा। क्लियर। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड एंड कंडीशन के लिए नेक्स्ट एंड कंडीशन क्या है, वन एंड फिक्स्ड, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड हिंज। अदर एंड क्या है, हिंज है। ठीक है, तो इसके लिए आपका कंडीशन क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंथ की कंडीशन क्या होती है, दैट इज LE इज इक्वल टू L बाई √2, दैट इज 4 बाई √2। ठीक है, ये वैल्यू कन्वर्ट करोगे दैट इज 2.83 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से P आइलर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, दैट इज पाई स्क्वायर EI अपॉन LE स्क्वायर, दैट इज पाई स्क्वायर इंटू 6.67 इंटू 10⁻6 अपॉन LE की वैल्यू कितनी 2.83 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी
यहीं से किलो न्यूटन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 8207 किलो न्यूटन। ठीक है, नाउ द लास्ट कंडीशन क्या है आपकी, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड कंडीशन। ठीक है, सारे एंड्स क्या है, फिक्स्ड है, तो यहाँ पे एल ई की वैल्यू हो जाती है L/2, दैट इज 4/2 इज इक्वल टू 2 मीटर। ठीक है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई² ई आई अपॉन एल ई का होल स्क्वायर, दैट इज पाई² इंटू 6.67 इंटू 10⁻6 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, दैट इज, फिर इसको किलो न्यूटन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, यहाँ से 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 10⁻³ तो पी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 16,432 किलो न्यूटन। तो ये आ गया हमारा तीनों कंडीशंस के लिए आयलर लोड की वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। ठीक है, दो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, एक है डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है आपका, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल आपका बेसिकली ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आ सकता है कि आपको एंड कंडीशन दे देगा और आपको क्रिपलिंग लोड फाइंड आउट करना होगा, मतलब आइलर लोड फाइंड आउट करना होगा। तो आइलर लोड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड कंडीशंस पता होनी चाहिए। देखो, ये जो क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बनाना होगा तो कोई एक कंडीशन दे देगा और आपको सॉल्व करके आइलर लोड की वैल्यू बतानी। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो है रैंकाइन्स हाइपोथेसिस। ठीक है, अभी तक जो भी आइलर्स हम लोग पढ़ रहे थे, आइलर्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, वो आपका किसके लिए था? ठीक है, लॉन्ग कॉलम के लिए था। किसके लिए था? लॉन्ग कॉलम के लिए था। नाउ जो रैंकाइन्स की थियरी थी या हाइपोथेसिस था, वो आपका था इंटरमीडिएट कॉलम के लिए। ठीक है, वो किसके लिए था? इंटरमीडिएट कॉलम के लिए। या तो वो कॉलम शॉर्ट की कंडीशन में आ रहा होगा ना, लॉन्ग की कंडीशन में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह के कॉलम्स में सबसे पहली कंडीशन क्या आती थी कि जो फेल्योर कंडीशन होती थी, ठीक है, जो फेल्योर कंडीशन होती थी इस पर्टिकुलर कॉलम में, इंटरमीडिएट कॉलम में, तो फेल्योर कैसे होता था आपका? बकलिंग के थ्रू भी होता था और क्रशिंग के थ्रू भी होता था। ठीक है, दोनों फेल्योर होता था, बकलिंग की वजह से भी होता था और क्रशिंग की वजह से होता था। तो बकलिंग के लिए हम लोग लॉन्ग कॉलम में पढ़े हैं, दैट इज पी आइलर कितना होता था फॉर बकलिंग कंडीशन, फॉर बकलिंग फेल्योर, फॉर बकलिंग फेल्योर P इज इक्वल टू क्या होता था? पाई² E अपॉन L² ठीक है, क्या होता था? P इज इक्वल टू पाई² E अपॉन L²। और क्रशिंग के लिए क्या होता है? क्रशिंग फेल्योर के लिए आपका अगर लोड निकालना है तो दैट इज P इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। ठीक है, P इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो अब जो रैंकाइन्स ने क्या किया, इन्हीं दो फेल्योर कंडीशन को इन्हीं दो फेल्योर कंडीशन को यूज करके अपना एक नया हाइपोथेसिस बनाया, दैट इज द कॉलम क्या हो, दोनों को सस्टेन कर सके। ठीक है, इन दोनों को सस्टेन कर सके। ठीक है, तो देखो रैंकाइन्स ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स थियरी, ठीक है, 1/P दैट इज लोड, और या इसको कह सकते हैं 1/P रैंकाइन is equal to 1/P due to crushing, that is C,
प्लस 1/p आइलर। उन्होंने अपना हाइपोथेसिस ये बनाया, ठीक है, क्या बनाया, 1/p इज इक्वल टू 1/pc प्लस 1/p आइलर। अब देखो ये फॉलो कैसे कर रहा था, ठीक है, अगर कॉलम शॉर्ट है, अगर शॉर्ट कॉलम है, ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम में क्या होगा कि क्रशिंग कैसे होगा, सिर्फ जो फेल्योर होगा वो सिर्फ क्रशिंग की वजह से होगा। तो पी आइलर की वैल्यू क्या होगी, इज वेरी लार्ज, ठीक है, पी आइलर की वैल्यू बहुत लार्ज होगी। इस वजह से आपका 1/p आइलर क्या होगा, 1/p आइलर क्या होगा, टेंड्स टू जीरो होगा। पी आइलर क्या होगा, टेंड्स टू जीरो होगा। तो ये पर्टिकुलर इक्वेशन क्या हो गया, अगर शॉर्ट कॉलम है तो वहां पे 1/p रैंकाइन इज इक्वल टू 1 बाई क्रशिंग हो गया। लेकिन फॉर वेरी लॉन्ग कॉलम, ठीक है, लॉन्ग कॉलम के लिए क्या हो जाएगा, p क्रशिंग की वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, इज वेरी लार्ज। और इस वजह से 1/pc की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेंस टू जीरो हो जाएगी। तो वहां पे क्या हो जाएगा फिर, 1/p रैंकाइन इज इक्वल टू 1/p आइलर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या कंक्लूड कर रहा है, 1/p रैंकाइन इज इक्वल टू 1/pc। और यहाँ पे ये क्या कंक्लूड कर रहा है, 1/p रैंकाइन इज इक्वल टू 1/p आइलर। तो इस तरीके से ये दोनों जो हाइपोथेसिस थे या ये दोनों जो कंडीशंस थे वो रैंकाइंस थ्योरी के हिसाब से सही हो रहे थे, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हम लोग हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, जब भी हम लोग कॉलम डिजाइन करते हैं या अदर चीजें करते हैं, ठीक है, जहां पे हमको साइज का कुछ भी पता ना हो कि वो लॉन्ग है या शॉर्ट है, ठीक है, तो एनालिसिस हम लोग मैक्सिमम कैसे करते हैं, रैंकाइंस थ्योरी में करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में क्या है कि दोनों प्रोसेस बता दिया जाएगा कि आपको रैंकाइन से कौन सा करना है और आइलर से कौन सा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो फाइनल फॉर्मूला आएगा दैट इज 1/p रैंकाइन is equal to 1/p crushing plus 1/p Euler is equal to 1/sigma c into A plus 1/pi square EI upon LE square, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हम लोग। दैट इज 1/sigma c into A plus 1/pi square E। I को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज A into k square अपॉन एल स्क्वायर। यहां से ये आ जाएगा 1/sigma c इंटू ए प्लस वन अपॉन पाई स्क्वायर ई ए, और ये वैल्यू हो जाएगी के अपॉन एल ई का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप तो क्या करो, ए इस साइड भेज दो तो ये पी ए बाई पी हो जाएगा। 1/sigma c प्लस 1/पाई स्क्वायर ई के अपॉन एल ई का होल स्क्वायर। और p बाई ए इज इक्वल टू 1/1/sigma c प्लस 1/, या एल ई स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर ई के स्क्वायर। और p इज इक्वल टू सिग्मा c अपॉन 1 प्लस सिग्मा c पाई स्क्वायर ई
सिग्मा सी इंटू ए, और ये हो जाएगा एल ई बाई के का होल स्क्वायर, और पी रैंकाइन इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए अपॉन 1 प्लस स्मॉल ए एल ई बाई के का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू है दैट इज सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा फॉर पी रैंकाइन। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला सॉरी, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा फॉर पी रैंक। ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला होगा पी रैंकाइन का। यहाँ पे के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अगर, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज के, दैट इज के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई ए। के स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई बाई ए होगा। एल ई स्क्वायर आपको पता है, ठीक है, एल ई स्क्वायर पता है, ए एरिया है, सिग्मा सी क्या आपका क्रशिंग स्ट्रेस है, ठीक है, जो गिवन होगा। बाकी ए की वैल्यू दैट इज सिग्मा सी अपॉन पाई स्क्वायर ई, ये फाइंड आउट कर लो। तो इस कंडीशंस पे भी आपको क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। नाउ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं पी आइलर्स और पी रैंकाइंस पे, तो वो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, और उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे, एक दो न्यूमेरिकल। क्लियर?